की बात रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। आज की और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए और बढ़ेगा। हमारा जिंदगी जीने का तरीका और बदलेगा। आपको याद होगा, मैंने सोमवार को आपसे कहा था कि लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद मत रखिए कि 3 मई के बाद सब कुछ खुल जाएगा। असल में 3 मई के बाद इस देश में सबको जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। आज जो फैसला हुआ उसके मुताबिक न तो रेल चलेगी, न बसें चलेगी, न हवाई जहाज, न स्कूल खुलेंगे, न कॉलेज खुलेंगे, होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, मॉल बंद रहेंगे, सैलून बंद रहेंगे, न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुलेंगे, न कोई समारोह होगा, न कहीं भीड़ इकट्ठा होगी। कोरोना को हराने की, हमारे देश से भगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन इसके लिए हमें तरीके बदलने पड़ेंगे। न पार्टियां होंगी, न बारातें निकलेंगी, कहीं भी थूकने पर पाबंदी होगी और जब घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाना होगा। पान की दुकानें खुलेंगी, शराब की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन 5 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और इन दुकानों पर एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनानी होगी। बुजुर्गों को, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से निकलने पर रोक लगी रहेगी। टैक्सियां चलेंगी, लेकिन पीछे की सीट पर सिर्फ 2 सवारियां बैठेंगी। मोटर बाइक पर सिर्फ अकेले जा सकेंगे। जहां जहां सिंगल दुकानें हैं इलाकों में, वो खुल जाएंगी। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि 3 मई के बाद काम करने का तरीका कैसे बदलेगा, जिंदगी जीने का तरीका कैसे बदलेगा, क्या चलेगा, क्या बंद रहेगा। रेड जोन में इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा सख्ती होगी और रेड जोन आप जानते हैं 130 जिले हैं ऐसे जो रेड जोन है। पूरे देश में 130 डिस्ट्रिक्ट्स को डेंजर जोन के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। अब रेड जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाएगी। रेड जोन में घर घर की मॉनिटरिंग होगी। रेड जोन में रहने वाले लोगों को अपने मोबाइल फोन से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। रेड जोन में हर तरह का मूवमेंट बंद रहेगा, किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी। रेड जोन में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब्स, बसें नहीं चलेंगी। रेड जोन में सलून और स्पा पर पाबंदी रहेगी, लेकिन जिन लोगों को अभी तक रेड जोन से मूवमेंट करने की रियायत दी गई थी, जो परमिटेड एक्टिविटी के तौर पर मूवमेंट कर रहे थे, उनके लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। रेड जोन में परमिटेड एक्टिविटी के लिए कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही बैठ सकेंगे। बाइक पर 1 शख्स ही चल सकेगा। लेकिन सरकार ने इस बार इंडस्ट्रीज को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। रेड जोन में जरूरी सामान बनने वाली फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। इनमें दवा, मेडिकल इक्विपमेंट और इनसे जुड़े रॉ मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं जो खुली रहेंगी। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मौजूद फैक्ट्रियां भी खोल दी जाएंगी। रेड जोन में कॉल सेंटर खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके ऑफिस पहले की तरह काम करते रहेंगे। जहां तक ई कॉमर्स कंपनियों की बात है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई की इजाजत है। बाकी दूसरे सामानों पर रोक जारी रहेगी। रेड जोन में प्राइवेट ऑफिसेज ऑपरेट हो सकेंगे, लेकिन शर्त है कि कंपनियों में सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स का सख्ती से पालन होना चाहिए और इन दफ्तरों में सिर्फ 33% कर्मचारी ही काम करेंगे, बाकी एम्प्लॉय घर से काम करेंगे। रेड जोन में आने वाले सरकारी दफ्तरों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई हैं और सीनियर अफसर जैसे डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर रैंक वाले अफसर ऑफिस जाएंगे। बाकी इनसे नीचे सिर्फ 33% स्टाफ ही काम करेगा। इसी तरह रेड जोन में कमर्शियल फैक्ट्रियां ऑपरेट रहेंगी। इसके अलावा रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंट के भट्टों को भी काम करने की इजाजत दे दी गई है। गांव के इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकेगा। रूरल एरिया में मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में खेती हो सकेगी। मार्केटिंग ऑपरेशन भी जारी रहेगा। अब मैं आपको देश के ऑरेंज जोन की बात बताता हूं, जो बॉर्डर लाइन केसेस है, जहां पर पूरे देश में इस समय 284 ऑरेंज जोन है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कुछ शर्तों के साथ ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सर्विसेज को ऑपरेट करने की इजाजत दे दी गई है। कंडीशन यह है कि एक टैक्सी में ड्राइवर को मिलाकर 2 लोग बैठ सकेंगे, यानी ड्राइवर और सिर्फ एक पैसेंजर।
लेकिन ये सिर्फ ऑरेंज जोन के अंदर ही रहेंगे, इन्हें दूसरे जिलों में जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ उन लोगों को दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग ही जा सकेंगे। इसके अलावा बाकी रेड जोन वाली रियायतें यहां भी लागू रहेगी। इसके अलावा एक बड़ी राहत यह होगी कि अब ई कॉमर्स साइट्स के जरिए सभी तरह की शॉपिंग इन इलाकों में की जा सकेगी। अभी तक सिर्फ जरूरी सामान पहुंचाने की इजाजत थी, लेकिन ऑरेंज जोन में हर तरह का सामान पहुंचाया जा सकेगा। अब ग्रीन जोन की बात करते हैं, जहां पर कोरोना का खतरा सबसे कम है। 319 ग्रीन जोन वाले इलाके हैं। ग्रीन जोन में स्कूल, कॉलेज, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, लेकिन इस जोन में अब सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां वो चल सकेंगी। ग्रीन जोन वाले जिलों में अब बसें ऑपरेट होंगी, लेकिन शर्त यह कि बस में सिर्फ 50% पैसेंजर बैठेंगे, आधी बस खाली रहेगी। यानी अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें सिर्फ 25 लोग बैठेंगे। इसी तरह बस डिपो में भी 50% कर्मचारी आएंगे। ग्रीन जोन में अब आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जरूरी चीजों के अलावा भी शॉपिंग कर सकते हैं। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें भी खुलेंगी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी और एक वक्त में ऐसी दुकानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ाना पड़ा, क्योंकि कोरोना वायरस है ही ऐसा। इससे लड़ने के लिए हम सबको जिंदगी जीने का तरीका बदलना पड़ेगा और 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए आपकी जिंदगी काफी बदल जाएगी। एक तरफ कोरोना से बचना है, दूसरी तरफ लोगों को इस बात की सुविधा देनी है कि वो अपना काम शुरू कर पाएं, देश की गाड़ी फिर से चले, फैक्ट्रियों में फिर से प्रोडक्शन शुरू हो, बिजनेस चले। इन सब की तैयारी है, लेकिन अभी सेलिब्रेशन का, समारोह का, खुशियां मनाने का, होटल में जाने का, रेस्टोरेंट में जाने का वक्त नहीं आया है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे 3 मई के बाद जहां जहां छूट मिलेगी वहां आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। अब अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, किसी पब्लिक प्लेस में जाएंगे, तो आपके लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। किसी भी पब्लिक प्लेस में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। अगर किसी को शादी करनी ही है, समारोह करना ही है, तो वहां 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। अब किसी की अंतिम यात्रा में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। पब्लिक प्लेस पर थूकना अपराध माना जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस है। थूकते हुए पकड़े गए तो फाइन होगा। अब शराब, बीड़ी, पान, तंबाकू पब्लिक प्लेसेस खाने पर पूरी तरह पाबंदी होगी और जहां इन्हें बेचने की इजाजत है वहां भी लोगों के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी और एक जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। यह भी इंश्योर करना होगा कि इन सभी दुकानों पर भीड़ इकट्ठी ना हो, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। यानी अब शराब की दुकान पर भीड़ नहीं लगानी है, सिर्फ ग्रीन जोन में शराब की दुकान खुली रहेगी, ऑरेंज और रेड जोन में लिकर शॉप नहीं खुलेंगी। और अगर वर्क प्लेस की बात करें तो यहां भी नए नियम फॉलो करने होंगे। ऑफिस और फैक्ट्री के अंदर भी आपको फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। फैक्ट्री के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। हर ऑफिस में मैनेजर तय करेंगे कि कर्मचारी के दाखिल होने से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इंतजाम हो। छोटे छोटे गैप के बाद ऑफिस में सैनिटाइजेशन हो। और जैसा मैं पहले बता चुका कि 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकले, वरना घर पर रहें। इतना ही नहीं, अब हर ऑफिस में, दफ्तर में हर कर्मचारी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना ही होगा और घर से ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते समय एम्प्लॉयज के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है। लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाना इसलिए जरूरी था कि कोरोना वायरस को हराने का आज भी एक ही तरीका है। कितनी बार हम इस बात को रिपीट करें, लेकिन सच तो यही है, दूरी बनाए रखना है, इसकी चेन को तोड़ना है और हमारे देश ने वाकई में ये कमाल करके दिखाया है। ज्यादातर लोगों ने इतने बड़े मुल्क में ये करके दिखाया है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, ये कैसे किया। इतने बड़े देश में
135 करोड़ की आबादी ने कैसे कोरोना को फैलने से रोका, कैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर काबू पाया। बड़े बड़े मुल्क ये नहीं कर पाए। पैसे वाले, अमीर, ताकतवर मुल्क जहां हेल्थ की फैसिलिटीज हमसे ज्यादा हैं, वो ये नहीं कर पाए। और दुनिया में किसी को यकीन भी नहीं था कि भारत ऐसा कर सकेगा। लोग तो कहते थे कि यहां इतनी बड़ी आबादी है, लोग गरीब हैं, झुग्गियों में रहते हैं, कोरोना वायरस आएगा तो लाखों लोग मर जाएंगे। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि भारत में 20 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हो जाएंगे। मैंने फॉरेन मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी है जहां कहा गया कि भारत में तो ज्यादातर लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, और इतने लोग मरेंगे कि लाशें गिनना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस देश की जनता बधाई की पात्र है, आपने ये करके दिखाया है। और अगर अगले 2 हफ्ते इसी संयम से काम लिया, इसी हिम्मत से काम लिया, थोड़ी तकलीफ और सही, तीनों जोन के जो नियम बने उनका पालन किया, तो फिर आप देखिए जीत भारत की होगी और पूरी दुनिया हमें सलाम करेगी। पूरी दुनिया में भारत की छवि बदल जाएगी, भारत को देखने का तरीका बदल जाएगा, हम सिर उठा के चलेंगे। 2 हफ्ते की बात और है। आज हम सेफ हैं, आज हम कह सकते हैं कि हमने कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन खतरा भी टला नहीं। अगले 15 दिन में भी देश के गरीबों को, देश के मजदूरों को तकलीफ ना हो, कोई भूखा ना सोए, इसकी कोशिश हमें करनी है। पिछले 40 दिन से मजदूर बिना काम के हैं, घर बार से दूर हैं, वो वापस लौटना चाहते हैं। इसीलिए आज सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और यह फैसला यह है इन मजदूरों को घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। आज से इनका मूवमेंट शुरू भी हो गया, स्पेशल ट्रेन चला दी गई। इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे, ये बेहद खास तस्वीरें हैं। इन लोगों के चेहरे की खुशी, अपने घर, अपने गांव पहुंचने की ललक देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी खुशी का राज क्या है। ये लोग इस तरह सिर पर सामान रखकर परिवार के साथ सैकड़ों बार इसी तरह घर गए होंगे, लेकिन इस बार इस तरह से जाना इनके लिए खास है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये मजदूर किसी तरह अपने गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, काम धंधा बंद है, कोरोना का डर है, और ऊपर से खाने पीने के इंतजाम की दिक्कत, पता नहीं कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, परिवार वालों की फिक्र अलग, एक एक पल भारी पड़ रहा था। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ, बड़ा फैसला हुआ। 39 दिन बाद पहली बार पैसेंजर ट्रेन का पहिया घूमा। 39 दिन के बाद ट्रेन पटरी पर आई। 39 दिन से रेल बंद थी। गरीब बेसहारा मजदूरों को परिवार पहुंचाने का एकमात्र सहारा यही ट्रेन थी, जिसका इन मजदूरों को बेसब्री से इंतजार था। मजदूरों के दिल की बात सरकार को मालूम थी, मजदूरों की दिक्कत समझ भी रही थी सरकार, लेकिन कोरोना के डर ने मजबूर किया हुआ था। अब चूंकि लॉकडाउन को 39 दिन हो गए, कोरोना का खतरा तो नहीं टला, लेकिन हालात काबू में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सरकार ने धीरे धीरे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का फैसला किया। अब मजदूरों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूखे प्यासे रहकर तपती सड़क पर पैदल नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि आज पहली ट्रेन चल पड़ी। 39 दिन के बाद पहली ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से ये चली। ये स्पेशल ट्रेन है और मजदूरों को लेकर ये रवाना हुई। तेलंगाना में बड़ी संख्या में झारखंड के आदिवासी मजदूर काम करते हैं। झारखंड की सरकार ने मजदूरों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी थी, नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बात मानी। तेलंगाना की सरकार ने भी साउथ सेंट्रल रेलवे से मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम करने की अपील की, और फिर 1100 से ज्यादा मजदूरों को लेकर यह पहली ट्रेन हैदराबाद से रांची के लिए रवाना हुई। वैसे जब ये ट्रेन लिंगमपल्ली स्टेशन से रांची के हटिया स्टेशन के लिए सुबह 5 बजे निकली, तो स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे खिले हुए थे। पुलिस अफसर हो, ट्रेन में बैठे मजदूर हो, सबको संतोष था। कोरोना के खतरे को सब समझते हैं, लेकिन घर जाने की खुशी ने बहुत दिन बाद मजदूरों के चेहरे पर इस खौफ को खत्म कर दिया। जब मजदूर ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चलने लगी, तो सभी ने तालियां बजाई, मजदूरों को अपने घर के लिए रवाना किया।
तालियों की आवाज़ और कहीं कहीं ये भी सुनाई दे रहा है हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद से रांची के बीच की दूरी 1300 किलोमीटर से ज़्यादा है। आमतौर पर एक पैसेंजर ट्रेन को हैदराबाद से रांची तक पहुंचने में 26 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है, लेकिन इस ट्रेन के लिए अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 17 घंटे का वक्त तय हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 कोच वाली ये ट्रेन बीच में कहीं रुकेगी नहीं, नॉन स्टॉप जाएगी। 22 कोच वाली ट्रेन में स्लीपर कोच और जनरल कंपार्टमेंट हैं और ट्रेन में मौजूद सभी मजदूरों के लिए तेलंगाना सरकार की तरफ से खाने का इंतजाम किया गया है। आज जब ट्रेन चलने की खबर आई तो सबको हैरानी थी, लोगों ने इसे अफवाह समझा, क्योंकि पहले एक दो बार ऐसा हो चुका है। किसी तरह का फॉर्मल अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं था, लेकिन इस ट्रेन के चलाने के फैसले की जानकारी को सीक्रेट रखा गया था। आपको याद होगा मुंबई में जब इस तरह की खबर उड़ी थी तो क्या हुआ था। ट्रेन चलने की झूठी अफवाह पर बांद्रा में हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। क्योंकि ट्रेन सिर्फ हैदराबाद से रांची के बीच चलनी थी, इसलिए दूसरे राज्यों के मजदूर स्टेशन पर ना पहुंच जाएं, भीड़ न लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां न उड़ जाएं, इसलिए इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल और उनके मंत्रालय के अफसरों की तारीफ करनी चाहिए। सरकार ने मजदूरों के लिए सिर्फ ट्रेन चलाने का फैसला नहीं किया, बल्कि इस वक्त जिस तरह की सावधानी की जरूरत है उसका पूरा ध्यान रखा गया। मजदूरों को उनके इलाकों से पहले लिंगमपल्ली के IIT कैंपस में लाया गया। यहाँ पहले से बसों का इंतजाम था, बसों को सैनिटाइज किया गया, मजदूरों की स्क्रीनिंग तो पहले हो चुकी थी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 57 बसों में 1100 मजदूरों को बैठाकर स्टेशन लाया गया। ट्रेन को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया था। हर डिब्बे में लोगों को दूरी में बनाकर रखने के लिए जगह दी गई थी और रास्ते में भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने की हिदायत दी गई, बार बार समझाया गया। और उसके बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई। अगले 1-2 घंटे में ये ट्रेन रांची पहुंचने वाली होगी। रांची में भी ट्रेन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। रांची में मजदूरों को रिसीव करने के लिए इंतजाम अच्छे किए गए हैं। ये तस्वीर रांची की हटिया रेलवे स्टेशन की है, जो आपको दिखा रहा हूं। पूरे रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया गया है। स्टेशन पर हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए ताकि एक साथ भीड़ इकट्ठा ना हो, ट्रेन से उतरने वाले मजदूरों के बीच पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, सब आराम से उतरें। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से भी भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ लोकल पुलिस के जवान तैनात हैं। बड़ा सवाल यह कि जब मजदूर स्टेशन पर उतरेंगे तो स्टेशन से अलग अलग जिलों में कैसे जाएंगे? इसका जवाब आज रांची के एसपी ने दिया। रांची के एसपी सिटी ने बताया कि उनके पास इन मजदूरों के होम टाउन को लेकर पूरी लिस्ट है। उसी हिसाब से इनके लिए 50 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया है। इन मजदूरों को स्टेशन से ही बसों में बैठाकर झारखंड में अलग अलग शहरों में कस्बों की तरफ रवाना किया जाएगा। जहां तक स्क्रीनिंग की बात है, उसके लिए पुलिस की तरफ से कहा गया कि जो मजदूर रांची के रहने वाले हैं उनकी स्क्रीनिंग रांची में होगी, लेकिन जो मजदूर दूसरे जिलों के रहने वाले हैं उनकी स्क्रीनिंग उनके जिलों में ही की जाएगी। और इस तरह के अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। एसपी सिटी ने एक बार फिर लोगों से अपील की, किसी तरह की हड़बड़ी ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है इस बात की। मजदूरों को लेने के लिए कोई रिलेटिव स्टेशन पर ना आए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की रेलवे स्टेशन पर एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी है और सरकार खुद इन लोगों को घर तक पहुंचाएगी। इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैरिकेड्स कर रहे हैं ताकि लोगों का जो मूवमेंट हो, आवागमन हो, वो सुचारू रूप से हो। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। एक चीज़ महत्वपूर्ण जो है, चूँकि लोग काफ़ी दूर से आ रहे हैं, काफ़ी दिन से वो लोग दूसरे जगह फंसे हुए थे, तो जो उनके मन में जो आपाधापी होगी निकलने की, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकले। हमारी गुजारिश होगी जो भी लोग हैं, जिनके भी परिवार वाले आ रहे हैं, तो कोई भी यहाँ उन्हें लेने ना आए। यहाँ पे प्रशासन द्वारा उनको ले जाने की व्यवस्था जो है मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पे किसी भी अनऑथराइज्ड व्हीकल का एंट्रेंस जो है मना रहेगा। कैसे लेके जाया जाएगा? देखिए, ये बसेस की व्यवस्था की जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट से हमें एक संख्या मिली हुई है कि इस डिस्ट्रिक्ट के इतने बसेज हैं, वो फिर उस हिसाब से हम उनको बसेज में बैठा के ले जाएंगे। सर, उनके आने के बाद यहाँ व्यवस्था क्या होगी? क्या स्क्रीनिंग यहाँ पे की जाएगी या फिर सीधे उन्हें जिले के लिए भेजा जाएगा? देखिए, अभी जो व्यवस्था वो यह है कि सभी का स्क्रीनिंग जो है अपने अपने जिले में होगी। जो यहाँ के संबंधित जिले के होंगे वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी। रांची का जो भी लोग आएंगे उनकी स्क्रीनिंग रांची में होगी। झारखंड के मजदूर देश के कई राज्यों में हैं। ये तो तेलंगाना से आए हैं। अब जो अलग अलग जगह हैं उनकी चिंता है। आपके लिए मैं हेमंत सोरेन की बात सुनवा देता हूं। आज चीफ मिनिस्टर ने मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया।
हेमंत सोरेन ने झारखंड के बाकी मजदूरों को भरोसा दिलाया जो अभी भी दूसरे राज्यों में हैं, कहा कि सबको ले आएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से मानसिक दबाव में देश का एक बड़ा वर्ग विगत 1-1.5 महीने से जहां तहां फंसे हुए थे और मानसिक तनाव में थे, उनको राहत देने के लिए जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके तहत वो अपने अपने घर को जा रहे हैं, इसके लिए भी मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमने सबसे आग्रह किया है, थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य रखें। झारखंड सरकार आप सब तक पहुंचेगी और लोगों को, आप सबको अपने घर पहुंचाने का भी काम करेगी। यह सरकार का संकल्प है। रेलवे से मजदूरों को घर पहुंचाने का जो काम शुरू हुआ है, ये कोई छोटी मोटा ऑपरेशन नहीं है। आज जो ट्रेन चली उसकी बात देख लीजिए। पूरे तेलंगाना में लाखों मजदूर हैं। इनमें से झारखंड के मजदूरों की पहचान करके उनसे संपर्क करना, उनकी स्क्रीनिंग करके उन्हें बसों में बिठाकर सही सलामत हैदराबाद तक लाना, ये बड़ा ऑपरेशन है। और ऊपर से इतने बड़े ऑपरेशन को सीक्रेट रखना, इससे भी बड़ा चैलेंज था। इसके बाद झारखंड की सरकार के साथ लगातार संपर्क करके हैदराबाद से निकलने वाले मजदूरों की लिस्ट वहां भेजना, फिर झारखंड सरकार सबके जिलों के हिसाब से बसों का इंतजाम करे, उन मजदूरों को घर तक पहुंचाए। और इसके लिए सिर्फ साधन नहीं, पैसा नहीं, सरकारी सहमति नहीं, सच्ची इच्छा शक्ति की जरूरत है, बड़े दिमाग की जरूरत है। और सरकार ने करके दिखाया, इसीलिए संभव हो पाया। हालांकि ये शुरुआत है। सरकार की इस पहल से दूसरे राज्यों के मजदूरों के दिलों में उम्मीद जगी है, जगनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे कई राज्य हैं, यहां मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। फंसे हुए क्या हैं? बस वो आना चाहते हैं, उनके मन में एक ही धुन है। उनके लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम करने की अपील नरेंद्र मोदी से की थी इन सारे मुख्यमंत्रियों ने। और फिर रेल मंत्रालय को राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे गरीब मजदूरों को, स्टूडेंट्स को, श्रद्धालुओं को और लॉकडाउन के दौरान अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ फंसे लोगों को भी उनके होम स्टेट पहुंचाने की मांग की जा रही थी। इसकी परमिशन मिल गई है। आज शाम कुछ और ट्रेन रवाना की गई हैं। आज नासिक से लखनऊ और भोपाल के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। जयपुर से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी और कोटा से हटिया भी स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये ट्रेन आम लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन मजदूरों के लिए है जो अलग अलग राज्यों में फंसे हैं और अब अपने घर जा रहे हैं। इसलिए लोग रेलवे स्टेशन पर भीड़ न लगाएं। ये ना सोचें कि आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो ट्रेन में बैठकर आप भी कहीं चले जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा न होने पर पाबंदी है, किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। तेलंगाना से पहली ट्रेन चलने के बाद आज शाम को केरल के कोच्चि से ओडिशा के भुवनेश्वर के लिए एक और स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। ये ट्रेन अलुवा रेलवे स्टेशन से 1100 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली। 1800 किलोमीटर का लंबा सफर है। आमतौर पर पैसेंजर ट्रेन 1.5 दिन में पहुंचती है, 36 घंटे में। अब ये स्पेशल ट्रेन है, नॉन स्टॉप है, तो ये जल्दी पहुंचेगी। ट्रेन में मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम भी है। ओडिशा के ये मजदूर केरल के एर्नाकुलम जिले में टेम्पररी कैंप्स में रह रहे थे। इन्होंने भी सरकार से वापस जाने की गुहार लगाई थी। केरल सरकार ने वापसी के रेलवे से बात की और फिर मजदूरों को स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों के जरिए कोच्चि रेलवे स्टेशन तक लाया गया। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि रात 12 बजे भी इसी तरह एक और ट्रेन चलाई जाएगी। इसी तरह कल कोच्चि से 5 और स्पेशल ट्रेन चलेंगी जो केरल में फंसे मजदूरों को पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड ले जाएगी। कल शाम को हमें बताया गया कि रेल के जरिए ही मजदूरों को उनके होम टाउन तक भेजा जाएगा। कल रात हमने 2 रेल तैयार की। एक रेल तिरुवनंतपुरम में और दूसरी एर्नाकुलम स्टेशन पर तैयार की और एक ट्रेन आज अलुवा से भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। इसके बाद दूसरी ट्रेन चलाई जाएगी। हमें रेलवे बोर्ड की तरफ से फाइनल लिस्ट मिल चुकी है। आज अलुवा से जो ट्रेन रवाना हुई उसमें 16 स्लीपर कोच हैं, 4 जनरल कोच हैं। कुल मिलाकर 1140 लोग इसमें सवार हुए हैं। हमने इनके लिए टिकट का प्रबंध कर दिया है।
from Ernakulam South to Bhubaneswar. आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों में कई ऐसे राज्यों में, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि मजदूरों को वापस पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। इन सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि छोटी दूरी तक तो बसें जा सकती हैं, लेकिन लंबी दूरी के लिए ट्रेन का इंतजाम हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे अफसरों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में अमित शाह भी थे, पीयूष गोयल भी थे, और इसके बाद फिर होम मिनिस्ट्री की तरफ से मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से वापस लाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। लेकिन इसके साथ यह भी तय हुआ है कि स्पेशल ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे श्रद्धालु यानी तीर्थयात्री और इस तरह के दूसरे पैसेंजर्स और स्टूडेंट्स भी वापस जा सकते हैं। इन्हें भी ट्रैवल करने की परमिशन मिलेगी। हालांकि स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रेलवे और राज्य सरकारें एक सीनियर अफसर को नोडल ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट करेंगी। स्पेशल ट्रेन से भेजे जाने वाले मुसाफिरों की पहले स्क्रीनिंग की जाएगी और सिर्फ ऐसे लोगों को सफर की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है। मुसाफिरों को अलग अलग बैचेस में भेजा जाएगा। मुसाफिरों को सैनिटाइज बसों से रेलवे स्टेशन लाया जाएगा और इस दौरान प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हर पैसेंजर के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। मुसाफिरों के लिए पीने के पानी और खाने की व्यवस्था उन राज्यों को करनी होगी जहां से ट्रेन चलेगी। लंबी दूरी वाले मुसाफिरों को रास्ते में खाने का इंतजाम रेलवे करेगी। अपने होम स्टेट पहुंचने पर यात्रियों को राज्य सरकार रिसीव करेगी। यहां पर एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगी और मुसाफिरों की आगे की यात्रा का इंतजाम होम स्टेट करेगा प्रोटोकॉल के तहत। आज बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के जो लोग वापस आएंगे उन्हें 21 दिन तक मैंडेटरी क्वारंटीन में रहना होगा। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी ने इस मांग को स्वीकार किया और आज से ट्रेनों का चलना जो है प्रारंभ हो गया है और आगे आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है वो आ पाएंगे। तो इसे देखिए, जो व्यवहारिक निर्णय हुआ है ये, और मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि लोग धैर्य रखें। एक ही बार में सब लोग नहीं आ सकते। एक ट्रेन में 1100-1200 लोग आएंगे, यानी 1 लाख ट्रेन के लिए 1 लाख लोगों के लिए 100 ट्रेन चाहिए। समय लगेगा, लेकिन इसलिए लोग धैर्य रखें और हम लोग MHA का जो गाइडलाइन उसका पूरा पालन करेंगे कि यहाँ पर जब श्रमिक आएंगे तो उनका रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच पड़ताल करना, स्क्रीनिंग करना और फिर उन लोगों को बसों में बैठाकर और जिलों में भेजना और जिलों से फिर उनको ब्लॉक में। और राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हमारे हैं उन ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया हमारी सरकार ने। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 6 घंटे तक बैठक हुई है और जिस बैठक में एक एक चीज़ का विस्तार से चर्चा हुई है। तो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर क्वारंटाइन सेंटर्स होंगे और वहीं पर आने वाले लोगों को 21 दिन तक रखा जाएगा और उसके बाद ही उनको घरों पर भेजा जाएगा। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के लिए अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे सभी लोगों को उनके घर तक पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आज 1200 मजदूरों को लेकर ट्रेन हैदराबाद से रांची गई। लेकिन अगर पूरे देश के हिसाब से सोचें तो ये संख्या कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कम से कम 60-70 लाख मजदूर अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। मध्य प्रदेश के करीब 50 लाख मजदूर प्रवासी हैं। दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 42 से 45 लाख के बीच है। इसी तरह अगर सारे राज्यों के प्रवासी मजदूरों की संख्या को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 4 से 5 करोड़ हो सकती है। अब इतने लोगों को उनके घर तक पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना, इस वायरस से बचाना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पिछले कई साल में हमने देखा हमारे देश में बहुत से मुश्किल लक्ष्य हासिल किए गए। बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना हमने मिलकर किया है। इसलिए उम्मीद है, हालांकि किसने सोचा नहीं था कि इस मुसीबत से हम इस तरह निपट लेंगे। मैंने जैसे कहा कि दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था एक दिन ऐसा आएगा जब देश की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रेन के पहिए रुक जाएंगे। पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी। 167 साल हो गए।
ट्रेनों की तादाद बढ़ती गई, पटरियों की लंबाई बढ़ती गई, ट्रेन की शक्ल सूरत बदलती गई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेन के पहिए रुके हों। 167 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ। 133 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 5 हफ्ते से ज्यादा वक्त ट्रेन बंद है। मैंने पहली बार देखा कि रेलवे मिनिस्टर लोगों से कह रहे हैं कि ट्रेन में मत बैठिए। रेलवे बोर्ड कह रहा है कि नहीं, ट्रेन में बैठना खतरनाक है, ट्रेन बंद है। भारतीय रेल 14,300 से ज्यादा ट्रेनों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। 14,000 ट्रेनें रोजाना देश के कोने कोने में चलती हैं। रेलवे हर दिन 3 करोड़ लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अब कम से कम 3 करोड़ मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ट्रेन पर है, रेलवे पर है, और यह काम बहुत बड़ा है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना रेलवे कर सकती थी, और कितना मुश्किल काम है मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक बात पहले जान लीजिए कि किसी के पास पूरे आंकड़े नहीं है। राज्य सरकारों को भी नहीं पता कि उस प्रदेश के कितने लोग रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। एक अंदाजा है, आप संख्या सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा काम है। महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों के करीब 50 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। इसी तरह गुजरात में भी, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों के 50 लाख से ज्यादा मजदूर हैं अकेले गुजरात में, और यह संख्या स्विट्जरलैंड की आबादी के बराबर है। जरा सोचिए, इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाना स्विट्जरलैंड की पूरी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने जैसा है। और फिर हालात ऐसे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, इन लोगों के खाने पीने का ध्यान रखना है, उनके घर तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में करीब 25 मजदूर दूसरे राज्यों से आकर रह रहे हैं। यह संख्या पेरिस की आबादी से ज्यादा है। पंजाब में करीब 12.5 लाख दूसरे राज्यों के मजदूर हैं। ये इतनी आबादी है जिसमें भूटान जैसे 2 देश बन जाएं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी करीब 10 लाख मजदूर दूसरे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 8 से 10 लाख मजदूर फंसे हैं। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश के मजदूरों को मिला दिया जाए तो गोवा जैसा पूरा राज्य बस जाएगा। गोवा की आबादी 18.5 लाख है। इसी तरह अगर पूरे देश में घर से दूर फंसे मजदूरों की फिगर्स देखें तो आपको लगेगा ये काम कितना बड़ा है, कितना चैलेंजिंग है। हालांकि राज्य सरकारों ने इसे पूरी तरह केंद्र सरकार पर नहीं छोड़ा। राज्य सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। जितनी दूरी से बस के जरिए लोगों को वापस लाना संभव है, वहां से राज्य सरकारी मजदूरों को वापस ला रही हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसी कई राज्य सरकारों ने यह काम शुरू भी किया है। बसों के जरिए मजदूरों को वापस लाने की कोशिश शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स को लाया भी गया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया था। मध्य प्रदेश सरकार देश के अलग अलग हिस्सों से फंसे 35,000 से ज्यादा मजदूरों को, स्टूडेंट्स को वापस बुला चुकी है। इनमें गुजरात से 11,000, राजस्थान से 25,000, हरियाणा से 1400 से ज्यादा मजदूर और छात्र शामिल हैं। ये बसों के जरिए मध्य प्रदेश में अपने अपने घर पहुंचे हैं। मजदूरों को, छात्रों को बसों से भी उनके होम डिस्ट्रिक्ट भेजा जा रहा है। बसों में सवार होने से पहले सबकी स्क्रीनिंग होती है, हर एक की जांच की जाती है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को सफर करने दिया जाएगा जो पूरी तरह स्वस्थ है, जिनमें कोरोना का कोई सिम्टम ना हो। ये तस्वीरें भोपाल की हैं। भोपाल के ऐशबाग डिपो से आज 2 बसों में मजदूरों को यूपी भेजा गया, लेकिन पहले स्क्रीनिंग की गई, टेस्ट किया गया, बस डिपो पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया, मजदूरों को दूर दूर बैठाया गया। एक तरह से उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने मजदूरों को मध्य प्रदेश से निकालने का प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया था। आज मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिलों से 23 बसों में बैठकर करीब 850 मजदूरों को प्रयागराज लाया गया। जिन मजदूरों को आज वापस लाया गया वो कई दिन पहले पैदल ही अपने घरों की तरफ चल पड़े थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें रीवा और सतना में रोक दिया था। लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच सहमति बनने के बाद इन मजदूरों को प्रयागराज लाया गया। अब इन्हें यूपी के अलग अलग जिलों में इनके घर तक छोड़ा जाएगा। घर जाने के लिए वहाँ से पैदल आए थे तो इधर रीवा में रोक लिया गया था, 14 दिन वहाँ पे रखा गया। और रीवा से बस आई है इधर से हम फरुखाबाद जाएंगे। जबलपुर से हम लोग आए हैं, वही बनगांव में पकड़े गए थे, वहाँ से यहाँ ले आए
जौनपुर जाना है हम लोग। क्या करते थे? गाड़ी चलाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्लान बनाया काबिल तारीफ है। प्रवासी मजदूरों की उनकी क्या प्लानिंग है, क्या उन्हें बताया कि कैसे महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों से लोगों को कैसे निकालेंगे, उनके लिए क्वारंटीन का कैसे इंतजाम करेंगे, बाकी सुविधाएं कैसे देंगे, जरा उनके मुंह से ही सुनिए। हमारे बड़े संख्या में कामगार और प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में भी कार्य करते हैं। उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों की हम सुरक्षित वापसी करवा चुके हैं, खासतौर पर उन कामगार और श्रमिकों जो लोग खास तौर पर अन्य राज्यों में निवास करते हैं। दिल्ली और हरियाणा से 4 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हमारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश से सुरक्षित वापसी आज हमारी संपन्न हुई है। राजस्थान, गुजरात से कल हम लोग उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी करवाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से भी हम लोग सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यानी एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखना, इनके स्वास्थ्य की परीक्षण करना और फिर इन्हें इनके घरों में होम क्वारंटाइन में रखने के पहले इन्हें खाद्यान्न आदि उपलब्ध करवाना। इन मजदूरों ने, इनके परिवारों ने जिस तरह की व्यवस्था देश में देखी है, उनको ज़रा भी यकीन नहीं था कि सरकारें उनके खाने पीने का इंतज़ाम करेंगी, उनके घर जाने का इंतज़ाम करेंगी। और मैं भी कहता हूँ कि पिछले 70 साल में मैंने देश में जिस तरह की राजनीति देखी है, मुझे भी भरोसा नहीं था कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर, अलग अलग पार्टियों की सरकारें इस तरह की मेटिकुलस प्लानिंग कर सकती हैं। मध्य प्रदेश की जो 23 बसें मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश गई, वही बसें अब उत्तर प्रदेश में काम करने वाले मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लेकर आएगी। मध्य प्रदेश के हजारों मजदूर यूपी में काम करते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर काम करते हैं। इन्हें वापस लाना, इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये बड़ा काम है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार सभी मजदूरों को वापस लेकर आएगी, उनका ख्याल रखेगी। आसपास से तो मजदूर हमने बुला लिए थे, लेकिन तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, अलग अलग दूरस्थ इलाकों में हमारे बच्चे आसाम में फंसे हुए हैं। इतनी दूर से बसों से लाना संभव नहीं था। अब गृह मंत्रालय के गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया ट्रेन चलाने का, उससे ऐसे मजदूरों को लाना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे बच्चों को और टूरिस्ट को भी अपनी जगह भेजना बहुत आसान हो जाएगा। चुनौती है तो उसमें से रास्ता निकालेंगे। मध्य प्रदेश में जो मजदूर आएंगे उनको हर संभव रोजगार प्रदान करने के उपाय किए जाएंगे। मनरेगा में अभी 9 लाख मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। हम और जितने रोजगार के लिए काम प्रारंभ हो सकते हैं, वो निर्माण के काम भी तेजी से प्रारंभ करेंगे। कारखाने भी अब खुल रहे हैं। मजदूरों को वापस लाना कितना बड़ा चैलेंज है, कितना मुश्किल काम है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। राज्य सरकारों ने मजदूरों को लाने के प्रोसेस तो शुरू कर दिया, लेकिन सवाल ये कि पहले किसे निकाला जाए। उन मजदूरों को जो शहरों में हैं, या उन मजदूरों को बसें मुहैया कराएं जो हाईवेज पर बैठे हैं, जो पैदल ही घर की तरफ निकल चुके हैं। पैदल चल रहे मजदूरों की संख्या भी हजारों में है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरहद की है, बॉर्डर की है। आप देख सकते हैं कि हजारों मजदूर चिलचिलाती धूप में घर के लिए निकल पड़े। इनकी मदद के लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं, लेकिन भीड़ इतनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो पालन करवाना बड़ा मुश्किल है। अगर इनमें से एक मजदूर भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कैसा कहर होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बसों और ट्रेन से मजदूरों को वापस भेजने का फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला सुनकर उनके सब्र का बांध टूट सकता था। एक बार फिर से मजदूरों को जब ये लगता कि अब पता नहीं कितने दिन इसी तरह रहना होगा, तो सड़क पर उतर आते और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। अभी तो सड़कें खाली है, बसें सर पर दौड़ सकती हैं, रेलवे लाइन पूरी तरह खाली है, बस ट्रेन नॉन स्टॉप जा सकती हैं। मजदूरों को नॉन स्टॉप ट्रेन चलाकर बसों में बिठाकर उनके घर पहुंचाया जा सकता है। बस बड़ा सवाल यह कि मजदूर जब अपने घर पहुंचेंगे
गाँव में कस्बों में पहुँचेंगे तो ये लोग नियमों का पालन करेंगे। ये कैसे इंश्योर किया जाए, क्योंकि कोरोना ऐसा खतरा है जो कहीं भी कभी भी कैसे भी आ सकता है। जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई और एक के बाद एक सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, जिससे हम अब तक बचे हुए हैं। और बचे हुए इसलिए हैं कि शहरों में रहने वाले लोगों ने इसका पालन किया, यहां तक कि हमारे गांव में छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों ने बहुत समझदारी दिखाई। लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जिन्हें देखकर डर लगता है, अगर ऐसी 2-4 घटनाएं हो गई तो क्या होगा। एक उदाहरण आपको बताता हूं। महाराष्ट्र से आज ये खबर आई है, यवतमाल से। एक महिला की वजह से 23 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। दरअसल यहां खाना बनाने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव थी। जिस हैंडपंप का वो इस्तेमाल करती थी, उसी हैंडपंप पर कई और लोग भी आते थे। अब इनको ये बात तो पता नहीं थी कि महिला कोरोना पेशेंट है। ऐसे में ये लोग भी उसी हैंडपंप का इस्तेमाल करते रहे और अब पता चला कि इस हैंडपंप की वजह से 23 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसी तरह यवतमाल में पान की दुकान चलाने वाले शख्स से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। लॉकडाउन की वजह से पान बेचने वाले की दुकान तो बंद थी, लेकिन लोग उससे गुटखा मंगवाते थे। गुटखा खाने के इसी शौक से ये लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अब थूकने पर, गुटखा खाने पर पाबंदी है। अगर पाबंदी ना हो तो भी इसका ध्यान रखिए। ये गुटखा, ये पान मसाला आपके लिए बहुत खतरनाक है। और आज देश में जिस तरह से कोरोना वायरस चल रहा है, थूकना तो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए ये कानून अपराध तो है, लेकिन हमें खुद समझने की जरूरत है और इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत है कि कोरोना वायरस का आज भी कोई इलाज नहीं है, न कोई एंटीडोट है, न कोई वैक्सीन और न कोई इसकी उम्मीद। इस समय इससे बचने का एक ही तरीका है, दूरी बना के रखी जाए ताकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर ना हो। और आपने देखा, जब जब गलती होती है, गलती एक इंसान करता है, लेकिन इस वायरस का शिकार एक साथ कई लोग हो जाते हैं। लेकिन कोरोना के शिकार होने के बाद भी अगर सावधानी बरती जाए तो भी इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। पंजाब में नांदेड़ का एग्जाम्पल है। तीर्थयात्री नांदेड़ से पंजाब आए और बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें नहीं पता था वो पॉजिटिव है। ये वायरस आसानी से पकड़ में भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता, कई बार कोई सिम्टम्स भी नजर नहीं आते। लेकिन पंजाब में लोगों ने समझदारी से काम लिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कहा कि उन्होंने गुरुद्वारों में जो सराय बनी है उनमें सबको क्वारंटीन में रखने का, आइसोलेशन रखने का इंतजाम कर दिया है। उनकी पूरी देखभाल की जाएगी, सेवा की जाएगी, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे उन्होंने भी अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश नहीं की, इसीलिए खतरा कम हो गया। अगर तबलीगी जमात के लोग भी सच बोलते, सामने आते, क्वारंटीन के नियमों का पालन करते तो उन्हें भी कोई दोष नहीं देता। जहां तक सरकार का सवाल है, हर क्वारंटीन सेंटर में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें फैसिलिटीज मुहैया करवा रही हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि कुछ लोग अब भी क्वारंटीन से बचने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। पूरी सरकार, हजारों अफसर, लाखों डॉक्टर लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोगों को कम से कम तकलीफ हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। कितने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, लेकिन 135 करोड़ लोगों के देश में सारे लोगों की सभी मुश्किल खत्म हो जाएं, इस मुश्किल के वक्त में हर किसी की मुराद पूरी हो जाए, ये संभव नहीं है। तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग जब मदद मांगते हैं, अपना दुख बताते हैं और कोई तकलीफ मेरे सामने आती है तो दिल भर जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि मदद करूं। मेरे पास रोज बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे वीडियोस लोग भेजते हैं। अब मैं आज की आपको बात बताता हूं। आज राजस्थान का एक वीडियो मुझे मिला। हस्बैंड वाइफ रो रो कर घर पहुंचने की गुहार लगा रहे थे। पहले आप इनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी असलियत क्या है। हम लोग पिछले महीने अप्रैल के अंदर 18 अप्रैल को हम लोग दतिया के अंदर फंस गए थे लॉकडाउन होने की वजह से। फिर हमारी उसके बाद में हमारा लॉकडाउन के हमारी जांच हुई, हम लोग कोरोना नेगेटिव हैं। 2 जांचों के अंदर ये बात आई सामने। उसकी वजह से फिर यहाँ पर 28 दिन के क्वारंटाइन के बाद में वहाँ के एसडीएम साहब ने संज्ञान लेकर और हम लोगों को परमिशन दी यहाँ से जाने की। और
हम लोगों को वहाँ से रिलीज़ करा। हमारे पास पूरे कागजात अपने परमिशन हैं और वहाँ के CMHO साहब हॉस्पिटल के हमारे पास कागजात है जिसके अंदर हम कोरोना नेगेटिव पाए गए। लेकिन ये सारे कागजात और परमिशन होने की वजह से हम अपनी गाड़ी लेके जब समाज के लोगों ने हमें रवाना करा वहाँ से दतिया से और यहाँ पर भेजा बांसवाड़ा कि आप लोग अपने घर गाँव पर बांसवाड़ा चले जाएँ। लेकिन बांसवाड़ा आने से पहले बॉर्डर के ऊपर हमें रोक लिया गया और हमें ये कह के भाई आप कोरोना संक्रमित हैं और वहाँ से अंदर नहीं दाखिल होने दिया हम लोगों को बॉर्डर के अंदर और वापस कर दिया गया कि जहाँ से आप लोग वहाँ जहाँ से आए हैं आप लोग वापस वहाँ चले जाएं। लेकिन जब हम लोग वापस वहाँ से थक हार के पहुँचे तो आगे चल के बड़ौद पुलिस ने हमें रोक लिया और ये कहा कि भाई आप लोगों को आगे परमिशन नहीं मिली, आपके पास जहाँ की परमिशन आप वहीं जाएंगे। ये कह के हमें वापस वहाँ से भी वापस कर दिया। तो हम ना इधर जा पाए ना इधर जा पाए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, रात हो चुकी थी, रोज़ा था हम लोगों का। हमने रास्ते में सड़क पर इफ्तार करके और मेरे साथ मेरी मिसेज अकेली, मैं अकेला मर्द हूँ, मुझे इनकी इज़्ज़त का भी ख़तरा होता है। तो मैंने फिर इनको लेके पास के गांव के अंदर रिक्वेस्ट करके जाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर चौमेला 20 किलोमीटर पड़ता है आलोट से अंदर की तरफ, तो वहाँ पर हम लोग रात को आए थे। तो उन लोगों ने पहले तो कहा कि ठीक है हम जांच करके आपका कुछ क्वारंटाइन वगैरह कर देंगे, तो आपने रुक जाना। हम उसके लिए तैयार हो गए थे। लेकिन फिर बाद में जब उनको ये चीज़ें सामने आई कि भाई हम लोगों को बांसवाड़ा वाले तैयार नहीं रखने के लिए, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया हमारे। बहरहाल इतना एहसान करा कि रात को यहाँ पर ये स्कूल आप देख रहे हैं, इस स्कूल के अंदर इस कमरे के अंदर हम लोगों को रखा है रात से। लेकिन ये कहा है कि भाई सुबह आप लोग अपने जिस तरह से हैं अपने घर पे जहाँ पर भी आप जाना चाहें चले जाएँ, और ये चले जाते पैदल भी। लेकिन खतरा इस बात का है कि पास में ग्रामीण लोगों के अंदर व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल हो चुका है कि लोग कोरोना वालों को इस तरह से बस्तियों में दाखिल नहीं दिया। तो हम लोगों को रात को भी गाड़ी के पीछे लठ लेकर लोग भागे हैं, गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करी है, तो हमारी जान का खतरा है। इनकी बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। किसी के बच्चे घर पर 1.5 महीने से अकेले हैं, माँ बाप रास्ते मुसीबत में हैं, सड़क पर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ रही है, ये रो रो कर मदद मांग रहे हैं, डर लग रहा है। मुझे लगा इनकी मदद करनी चाहिए। मैंने राजस्थान असेंबली के स्पीकर CP जोशी को फ़ोन किया और ये वीडियो उनको भेजा। उनसे मैंने कहा कि इन लोगों की मदद होनी चाहिए, मुसीबत में है। उन्होंने जानकारी ली और तुरंत बांसवाड़ा के कलेक्टर से बात की और कलेक्टर साहब ने फिर मुझे फ़ोन किया और बताया, और जो उन्होंने बात बताई वो आंखें खोलने वाली थी। कोई ऐसे वक्त में भी झूठ बोलकर किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। पता ये चला कि वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसका नाम है मोइन खान, साथ में उसकी वाइफ है यास्मीन खान। ये बांसवाड़ा के रहने वाले हैं और ये बात सही है कि ये दोनों जो कहानी बता रहे हैं वो सच नहीं है। पुलिस पहले ही पूरी जांच कर चुकी है। ये दोनों 16 मार्च को बांसवाड़ा से दिल्ली आए थे, यहाँ निजामुद्दीन इलाके में मरकज़ में गए थे, ये तबलीगी जमात के मरकज़ में शामिल हुए थे और उसके बाद ये दतिया चले गए। चूंकि निजामुद्दीन मरकज़ से बड़ी संख्या में जमाती निकले, कोरोना फैलाया गया, पुलिस को इन दोनों की लोकेशन पर निजामुद्दीन इलाके में मिली थी, इसलिए इनसे फ़ोन से संपर्क करके इन्हें से जल्दी अपना चेकअप कराने को कहा गया। लेकिन ये दोनों नहीं लौटे। 28 अप्रैल को ये लोग अपनी गाड़ी से चुपके से बांसवाड़ा वापस आ रहे थे। बॉर्डर पर पुलिस ने रोका, पास मांगा। इन दोनों ने दतिया जिले के मजिस्ट्रेट की चिट्ठी दिखाई जिस पर दोनों का नाम नहीं था, लेकिन चूंकि पुलिस के पास इन दोनों का रिकॉर्ड था इसलिए दोनों को शहर में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। इन दोनों को स्कूल की बिल्डिंग में क्वारंटीन किया गया। दोनों का कोरोना टेस्ट किया गया, रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन इस बीच इन लोगों ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश ही जैसे इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इन्हें मदद की जरूरत है। इस केस के बारे में बांसवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो बात बताई, तफसील से बताई, वो भी सुनने लायक है। ऐसा है, SP बांसवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार मोइन खान पिता अब्दुल कादिर व उसकी पत्नी यास्मीन खान दोनों तबलीगी जमात के सदस्य हैं, जो कि 15/3/2020 को बांसवाड़ा से दिल्ली और दिल्ली से दतिया गए, जिनको कि दतिया में क्वारंटाइन किया गया था कि और उनको ये हिदायत दी गई थी किसी भी रूप में आप बिना अनुमति के
कई जिले में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करे, किंतु वो बिना सूचना के, बिना किसी को पाबंद किए बांसवाड़ा जिले की सीमा में आने की कोशिश की। एसपी साहब को इनको मालूम पड़ा तो उनको एक बार रोका गया और रोक के हमारी बॉर्डर में उसको लिया। घाटोल जो हरंजका का खेड़ा टीएडी हॉस्टल है वहाँ उनको रखा हुआ है। उनका हमने सैंपल लिया है, सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वायरल जो वीडियो हो रहा है उसमें उसने ये भी कहा कि मेरी जान को भी खतरा है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जहाँ हमने उसको क्वारंटाइन कर रखा, सारी फैसिलिटी दे रखी है, वो रोजे भी कर रहा तो उसको फूड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की व्यवस्था भी हमने कर रखी है कि उसको कोई सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अब सोचिए पुलिस इससे ज़्यादा किसी के लिए और क्या कर सकती है। कोरोना का टेस्ट करा रही है, क्वारंटीन सेट में रखकर खाने पीने का इंतज़ाम कर रही है, रोज़े का इंतज़ाम कर रही है, इफ्तार का इंतज़ाम कर रही है। और इस पर भी अगर कोई सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कहे कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसके बच्चे अकेले हैं, उसे घर नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, कोरोना वायरस के जो वॉरियर्स हैं उनके साथ बड़ा अन्याय है, बड़ी बेइंसाफ़ी है। जब मैंने ये वीडियो देखा था तो मुझे भी लगा था कि पुलिस को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई परमिशन लेकर दतिया से बांसवाड़ा पहुंच गया है, उसे कोरोना नहीं है, उसका टेस्ट नेगेटिव आया तो उसे वापस भेजने का क्या मतलब, उसे घर जाने की इजाज़त तो मिलनी चाहिए। लेकिन जब उल्टी कहानी देखी तो दुख हुआ। और मैं सीपी जोशी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैलाश बेरवा का, उन्होंने सारी बात बताई, तुरंत एक्शन लिया। अब इस तरह के जब और कोई वीडियोज़ आएंगे, मैसेज आएंगे, तो मन में शक तो होगा, सवाल उठेगा, मदद करने से पहले कोई सोचेगा। लेकिन मैंने तय किया कि इसकी परवाह नहीं करेंगे। जिसका भी वीडियो आएगा, जिसकी भी तकलीफ सुनेंगे, मदद करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, अगर आप भी किसी की मदद करने के लिए तैयार हैं, आपको लगे कि किसी ने कोई गलत वीडियो पोस्ट किया, कि झूठ कह दिया, तो कोई बात नहीं, उसकी परवाह ना करें। अगर एक गलत आदमी है, उसकी वजह से बाकी लोगों को नुकसान ना हो, इसकी कोशिश हम सबको करनी चाहिए। कोरोना जंग में एक बड़ी मुश्किल ये है कि लोग अफवाहों पर यकीन करते हैं, सुनी सुनी बातों पर यकीन करते हैं और बिना सोचे समझे हंगामा शुरू कर देते हैं और कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं। कल रात गुजरात के गोधरा में ऐसा हुआ, कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। अब यहाँ के प्रशासन ने गोधरा के कई इलाकों को रेड जोन घोषित किया हुआ है। कल रात जब पुलिस की टीम बैरिकेड करने के लिए वहाँ पहुंची तो लोकल लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लोग कह रहे थे कि उनका रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन पुलिस ज़बरदस्ती उन्हें घर में कैद करने की कोशिश कर रही है। गोधरा में कोरोना वायरस के अब तक 38 मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे, इसलिए पुलिस ने सख्ती से लॉकडाउन पालन करवाने के मकसद से इन इलाकों में बैरिकेड्स लगाने का फैसला किया। लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया, पुलिस पर पत्थर फेंके और हालात को काबू में पाने के लिए पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। वार्ड नंबर 6 और 9 में जब बैरिकेडिंग की ये प्रोसीजर हो रही थी, उसी दौरान गुहिया मोहल्ले के लोग इरिटेट हो गए थे और उन लोगों ने इस बैरिकेडिंग का विरोध किया। और उन लोगों ने इसका कोरोना कुछ ऐसा कुछ होता नहीं, आप हमें परेशान करने के लिए बैरिकेडिंग कर रहे हो, ऐसा करके विरोध किया। पुलिस ने काफ़ी समझाने की भी कोशिश करी। इसी दौरान टोला मॉब इकट्ठा हो गया और इन लोगों ने पुलिस पे पत्थर मारा किया है। पुलिस वारदात पे 5 टीयर गैस के शेल छोड़े गए थे और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया था। हम इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। इस वारदात की वजह से हमने वहाँ पे बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की है, 7 लोगों को डिटेन भी किया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही पुलिस की ओर से होगी। असल में अफवाहें हमारे देश में कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और कई बार इस वायरस से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं। गोधरा में जो हुआ उसकी वजह यही है। मेरी तो आपसे अपील है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। अगर सोशल मीडिया पर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेंगे तो आधी प्रॉब्लम, अगर आप नहीं करेंगे तो ये आधी प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद भी जो लोग नहीं समझते हैं उन्हें कोरोना के पेशेंट्स की लेटेस्ट फिगर्स देख लेनी चाहिए। जो लोग अब भी समझते हैं कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता, जो लोग अब भी समझते हैं कि कोरोना से उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको लेटेस्ट अपडेट सुन लेना चाहिए।
हमारे देश में इस वक्त कोरोना के 35,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। 1,152 लोगों की मौत हो चुकी है। और चिंता की बात है कि पिछले 6 दिन में करीब 7,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। अच्छी बात यह भी है कि अब तक 9,064 लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी 25% करीब लोग कोरोना के मरीज हैं जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। सबसे ज्यादा बुरी हालत महाराष्ट्र में है। यहां कोरोना के 11,506 केसेस आए हैं, 485 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। और महाराष्ट्र में मुंबई, मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे ज्यादा बुरी हालत में है। यहां 7,812 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और 295 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात भी बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। खतरा बहुत है यहां पर भी। 4,721 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात में 326 नए केसेस डिटेक्ट हुए और 236 लोगों की जान जा चुकी है। और गुजरात में भी अहमदाबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां पिछले 24 घंटे में 267 नए मामले सामने आए और अहमदाबाद में इस समय 3,277 पॉजिटिव केसेस हैं, जो भी कुछ 2-3 इलाकों में सिमटे हुए हैं। दिल्ली, पूरा का पूरा दिल्ली शहर रेड जोन बना हुआ है। दिल्ली में कोरोना के 3,738 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और 61 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि दिल्ली में 1,167 लोग कोरोना से ठीक होकर घर गए हैं। दुनिया की जो फिगर्स हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कोरोना वायरस के अब तक 33,37,827 केसेस दुनिया भर में आ चुके हैं और पूरी दुनिया में 2,35,577 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 10 लाख से ऊपर है, 10,54,833। और अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक मरने वालों की संख्या 64,000 से ऊपर हो गई है और जो लोग रिकवर हुए हैं उनकी संख्या 1,56,089 है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि चाइना ने ये वायरस बनाया और अमेरिका में भेजा उनको इलेक्शन में हराने के लिए। अब हम भी इसकी जांच कर रहे हैं, सच पता चलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस समय सबसे जरूरी है लॉकडाउन के नियमों को पालन करना। अब जो 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ेगा, 17 मई तक रहेगा, इस दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है, ये हम आपको बार बार बताएंगे, कई बार बताएंगे।